गाइस, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। ये एक स्टोरी ऐसी है जो कि आपकी आंखों में थोड़े से आंसू भी ला देगी और आपकी लाइफ को मोटिवेट भी कर देगी। ये स्टोरी ऐसी है जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एक एक्सीडेंट के तहत लवांगची जो है अपनी पूरी विल पावर खो देता है। उसके आसपास के सर्कमस्टेंसेस जैसे उसने सोचे थे वैसे नहीं होते और जिसके तहत वो अपनी सारी विलिंग पावर जीने की खो देता है। धीरे धीरे उसे ऐसे लगने लगता है जैसे वो एक यूज़लेस है, जबकि वो ऐसा होता नहीं है। बस कभी कभी जो हमारी यूजुअल ज़िंदगी चलती है और कोई एक्सीडेंट या कोई हादसा ऐसा हो जाए या कोई हमारी ज़िंदगी से चला जाए या हमारा कोई अंग काम ना करे तो हमें ऐसे लगने लगता है जैसे हम यूज़लेस हैं। बट ऐसा नहीं होता। हमें उन लोगों को देखना चाहिए जिनके पास अंग नहीं है लेकिन फिर भी वो ज़िंदगी में जी रहे हैं, रेदर देन उन लोगों को बुरी नज़रों से देखने के। हमें उन्हें इंस्पायर करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो सच में इस दुनिया में इंस्पायर करते हैं दूसरे लोगों को आगे बढ़ने के लिए। और कोई भी चीज़ लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं होती, रेदर हम अपना गोल चेंज कर दें या फिर उस चीज़ पे फोकस करें। हाँ, हम अनसक्सेसफुल हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ट्राई ना करें। हो सकता है कुछ चीज़ हमारी किस्मत में नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी किस्मत में नहीं है तो दूसरों की किस्मत में बिल्कुल नहीं होगी। क्या पता वो दूसरों की किस्मत का हिस्सा हो। तो ऐसे ही एक स्टोरी को मैं लेके आई हूँ। मैं इस स्टोरी से किसी को भी ऑफेंस नहीं करना चाहती, किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहती, बल्कि ये स्टोरी आपको इंस्पायर करेगी। जो भी इंसान अपने दुख दर्द में जी रहा है, जब वो इस स्टोरी को सुनेगा उसे सच में एक मोटिवेशन फील होगी। आपकी लाइफ में कभी कोई ना कोई ऐसा हादसा या ऐसा किस्सा हुआ होगा जहाँ पर आपको सच में लगा होगा कि इसके बाद अब क्या होगा, कैसे होगा, शायद लाइफ मेरी रुक गई है। तो उन लोगों के लिए ये स्टोरी है जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एक उम्मीद आपकी लाइफ बदल सकती है, सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन। और जब आप लाइफ में मोटिवेट होते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उसी को उदाहरण ये एक स्टोरी है। ये स्टोरी ऐसी है कि लंजा का इसमें बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसकी पूरी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। उसके आसपास के लोग जो उसे बहुत प्यार किया करते थे वो भी बदल जाते हैं। सबका रुख बिल्कुल ऐसे मुड़ता है जैसे हवा का रुख मुड़ता है। वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, जब इंसान ऊंचाइयों पे होता है तो चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है लेकिन डूबते सूरज से हर कोई मुंह मोड़ लेता है। बिल्कुल वैसे ही लंजा के साथ होता है। लेकिन जब वो बिल्कुल लाइफ में डीमोटिवेट फील करता है और सच में वो अपनी विलिंग पावर को खो देता है हील होने की, तब उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आता है जो कि उसकी ज़िंदगी में फिर से एक होप लाता है। अक्सर हमें क्या ज़रूरत होती है जब हम अपने ऐसे टाइम में होते हैं जब हम सिर्फ दूर से एक ऊंचाई से गिर रहे होते हैं, किसी का हाथ थामना ही इनफ होता है। वैसे ही ये विजन उसे उस अंधेरे से उस उजाले की तरफ लेके जाता है जहाँ पर उसके लिए बहुत सारा चकमकाती रोशनी इंतज़ार कर रही थी और एक नई दुनिया उसका इंतज़ार कर रही होती है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ये स्टोरी गाइस ऐसी है जहाँ पर इमोशन है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, जहाँ पर थोड़े टाइम के लिए वांगची हर्ट भी होगा। लेकिन कहते हैं ना, जब हम अपने डाउनफॉल में होते हैं और जब लोग हमारे साथ बुरा करते हैं तो उसमें एक सीख छुपी होती है। हमें अपने और बुरे की पहचान हो जाती है और हमें पता चल जाता है कौन अपना है और कौन सिर्फ वक्त के लिए ही हमारे साथ खड़ा है। वक्त आने पे वो अपना रुख भी बदल सकता है, जैसे कि हवा अपना रुख बदलती है, मौसम बदल जाते हैं। उसी तरह से कुछ लोग मौसम की तरह होते हैं जो कि बदल जाते हैं और जो कि साल में 4 बार, कभी कभी तो महीनों की तरह 12 बार भी बदल जाते हैं। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। लवांगची एक अमीर घराने का लड़का जिसे कभी भी किसी चीज़ की थोड़ नहीं थी, मतलब कमी नहीं थी। उसे हर चीज़ मिल जाती थी उसके कहे से पहले। उसके माँ बाप एक्सट्रीम अमीर थे। उसके माँ बाप उसके लिए उसके कदमों में हर चीज़ ला के रख सकते थे। उसके माँ बाप की एक ही लेगेसी थी। उसके माँ बाप को अपना बिजनेस, अपना कारोबार आगे बढ़ाना था और उनका एयर जो था, एयर टू बिजनेस, वो और कोई नहीं बल्कि हमारा लन शिचन था। वो जानते थे कि आगे बिजनेस को लन शिचन ने बढ़ाना है और लन शिचन का हेल्पिंग हैंड लवांगची बनेगा। लवांगची जो कि अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा एक आइडल स्टूडेंट, एक आइडल बेटा बन के रहना चाहता था, एक आइडल सन बन के रहना चाहता था। वो अक्सर अपने पेरेंट्स की कई बातों पे चलता था। लवांगची का बहुत अमीर स्कूल में एडमिशन होता है जब वो छोटा होता है। वहाँ पर वो देखता है कि स्कॉलरशिप से एक गरीब घराने का बहुत
ब्रिलियंट स्टूडेंट आया होता है। वो स्टूडेंट को जब देखता है तो वो देखता है उस स्टूडेंट के कपड़े बिखरे हुए हुआ करते थे और उसके कपड़े बाकियों की तरह बहुत ज़्यादा प्रेस एकदम आयरन हुए हुए ऐसे नहीं हुआ करते थे। वो लड़का बाकी सबसे अलग था, बाकी सब सोफिस्टिकेटेड तरीके के लोग होते थे, लेकिन वो लड़का मुस्कुरा दिया करता था, हंसता था और बाकी लोगों की तरह ऐसा नहीं था कि वो बड़ी बड़ी चीज़ों की शेखियाँ मारता हो। वो एक लिटिल सा लड़का था जो मेहनत किया करता था। लेकिन लवांगची के पेरेंट्स, जब लवांगची उसके साथ अक्सर टाइम बिताता था तो उसके पेरेंट्स को पसंद नहीं आता था, इसलिए वो टीचर से कह के उसकी सीट बदलवा देते हैं। वो लोग चाहते थे कि लवांगची जो है उनकी सोसाइटी के लोगों के साथ उठ बैठ करे, जैसे कि हर इंसान चाहता है कि वो अपनी हैसियत के हिसाब से उठ बैठ करे। लवांगची को वो लड़का सच में अच्छा लगता था और वो लड़का उसे दोस्ती भी करना चाहता था। उस लड़के का नाम था वींग। लवांगची उस लड़के का नाम धीरे धीरे भूल गया। वो लड़का जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा था, अचानक से जब वो बड़े होते हैं और उस लड़के के करियर का टाइम आता है, जब वो लड़का बड़े होने के बाद 10th में पहुंच जाता है। 10th के एग्ज़ाम के बाद 11th में, जबकि वो क्लास में हाईएस्ट स्कोरर था, तब भी उसका 11th में एडमिशन नहीं होता। लवांगची ने उस लड़के को अपने से ब्रिलियंट सेक्शन में भी देखा, अपने सेक्शन में भी देखा और वो हमेशा स्माइल करता था। टीचर उसे कितना भी इंसल्ट करे या कोई उसे कितना भी बोले, लेकिन वो लड़का कभी भी किसी की नहीं सुनता था। लेकिन अचानक से 10th के एग्ज़ाम के बाद वो लड़का कभी भी उसे नहीं दिखा। सुनने में आया था कि उस लड़के की पेरेंट्स जो हैं वो बीमार थे, जिसके चलते उसने अपनी पढ़ाई को छोड़कर उनकी सेवा करना ज़रूरी समझा। लवांगची सोचता था ये कितना बेवकूफ़ है, वो पेरेंट्स के लिए और नौकर चाकर भी तो रख सकता है। लेकिन लवांगची जो कि अमीर घराने में पला बड़ा था, उसे गरीबी का क्या पता। गरीब लोग अपने पेरेंट्स की जो मदद होती है, जो हेल्प होती है, वो खुद करते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो किसी भी नर्स को असाइन कर सके, अफोर्ड कर सके। और यहाँ पर विभूषण उसके चलते अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है। विभूषण का सपना हमेशा से डॉक्टर बनने का था, लेकिन उसके पेरेंट्स इतनी ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे और माँ बाप की बीमारी के चलते वो स्कॉलरशिप भी ले लेता तो वो अपने माँ बाप की देखरेख नहीं कर पाता। उसने पढ़ाई का कुछ टाइम का ब्रेक लिया और उसने कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई करनी बेहतर समझी। जब उसने कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई की तो उसके ऑब्वियस ही बात है, सारा दिन माँ बाप को देने की वजह से नंबरों पे भी इफ़ेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से वो MBBS के लिए आगे नहीं पढ़ पाया क्योंकि उसकी रेगुलर पढ़ाई नहीं थी और उसने अलग से कोर्स करना सही समझा। लेकिन उसने मेडिकल टर्म को कभी भी नहीं छोड़ा था, उसने मेडिकल फील्ड से कभी भी अपना हाथ पीछे नहीं खींचा था। यहाँ पर लवांगची बिज़नेस की स्टडी करता है और वो आगे बढ़ने के लिए सोचता है। वो अपने बिज़नेस में बहुत नए नए प्लान लाना चाहता था। दोनों की ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। वींग जहाँ पर अपने पेरेंट्स को संभाल रहा होता है और वहीं पे बहुत सारी जॉब भी करता है, पढ़ाई पे कम ध्यान देता था और वहाँ पर लवांगची की भी ज़िंदगी बदल जाती है। लवांगची जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाता है, बहुत अमीर हो जाता है। बिजनेस टाइकून उन दोनों भाइयों के साथ हाथ मिलाने के लिए बैठा करते थे। लवांगची की इंटेलिजेंस लिन शिचन से काफ़ी कम थी, लेकिन लवांगची काफ़ी अच्छा थॉट प्रोसेस रखता था। वो काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में जो भी हमारी साइंटिफिक चीज़ें होती हैं और जो भी न्यू इन्वेंशन होती हैं उन्हें प्रमोट करने में बिलीव करता था और वो मानता था कि अगर इंसान के पास टेक्निक सच्ची होंगी तो फ्यूचर के लिए हमारे पास बहुत कुछ चीज़ें होंगी जो कि हम गैदर कर सकते हैं। वो नई नई इन्वेंशन और नए तरीके के समाज में बिलीव करता था। लवांगची की सोच कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से इंस्पायर थी। उसे भी धीरे धीरे अपने पेरेंट की आदतें लगने लगी थी। वो अमीर लोगों के साथ ही बैठता था, अमीर लोगों के साथ ही खाना खाता था और उसे ऐसा लगता था कि जितने भी उसके सर्कल में लोग हैं वो भले ही उसके साथ पैसे के लिए हों, लेकिन उसके सामने आकर सभी सिर झुकाते हैं। उसे काफ़ी अच्छा लगता था अपना ये रुतबा, ये सब चीज़ें, क्योंकि जो भी उसे उसके पारिवारिक हरारकी से मिली है, जो कि उसका ख़ानदानी बिजनेस चलता आया है, उन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी। सारे लोग उनके आगे अक्सर झुकते आए हैं और उसने अपना काम निकालना, काम जानना कि कैसे किसी से काम निकलवाना होता है वो बखूबी जानता था। उसके आगे कोई भी ना नहीं करता था और उनके बिजनेस प्रपोजल अच्छे होते थे। उसने हमेशा लग्जरी गाड़ीज़ देखी हैं, लग्जरी जेट देखे हैं, कहीं भी घूमने जाना हो उनके पास पर्सनल जेट होता था और किसी भी इंसान की कमी नहीं होती थी। लेकिन एक चीज़ की कमी उन लोगों के बीच थी, जो कि थी अपनेपन की। उसे विभूषण की तरह वो केयरिंग, वो माँ बाप का प्यार नहीं मिला। उसे नैनी ने ही पाल पोस के बड़ा किया। हमेशा उसके पेरेंट्स सिर्फ
दिन में उससे जो भी बात करते थे वो पढ़ाई से रिलेटेड, या फिर वो आगे क्या कर रहा है, या फिर बिजनेस की जब बोर्ड मीटिंग्स होती थी उससे पहले ही वो अपने पेरेंट्स को देख पाता था। उसके पेरेंट्स भी अक्सर इधर उधर बिजनेस के काम से ही जाते रहते थे। फैमिली कहने को थी लेकिन वो फैमिली नहीं थी, फीलिंग कभी फैमिली जैसी थी ही नहीं। और यहाँ पर वांगजी भी एक मशीन बन गया था, जैसे उसके पेरेंट्स एक मशीन बन गए थे। वो साथ वक्त बिताने के लिए खाना खाते थे, पार्टीज़ में जाते थे और कभी कभी एक्सचेंज पार्टनर में भी बिलीव किया करते थे। वांगजी को ये चीज़ कहीं ना कहीं अजीब तो लगती थी, लेकिन वो ये सारी चीज़ें देखकर भी इग्नोर कर देता था। वो अपनी लाइफ में अभी एक छोटी उम्र का बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बन चुका था। वो अभी सिर्फ 24-25 साल का था। हालांकि वो सेक्सुअल चीज़ों में इंडल्ज नहीं होता था, यहाँ तक कि उसके ब्रदर भी सेक्सुअल चीज़ों में इंडल्ज नहीं होते थे। उनके ब्रदर का अपना एक पार्टनर था। और यहाँ पर वांगजी के पास कोई भी इंसान नहीं था। एक्चुअली वांगजी के पेरेंट्स ने जिस तरह से अपने बच्चों को एक रोबोटिक ज़िंदगी दी, उसके बाद उनके बच्चे जो थे वो वैसे ही सोच रखने लगे और उन्हें ऐसा लगता था कि एक दिन शादी भी एक बिज़नेस प्रपोजल के तहत होगी किसी अमीर इंसान से। ऐसे ही होता है। लवांगजी के पेरेंट्स जब देखते हैं कि लवांगजी बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन लेन शिचेन काफ़ी अच्छा कर रहा है। लेन शिचेन की भी जो पार्टनर था वो एक बिजनेस टाइकून था, और लेन शिचेन ने अपने पार्टनर के साथ जो संगठन बनाया था, मतलब दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट था वो एक बिज़नेस के चलते ही हुआ था। हालांकि उन दोनों के बीच में लाइकनेस सिर्फ बिज़नेस की वजह से ही आने लगी थी, क्योंकि बिज़नेस पर्पज़ से वो मिलने लगे थे। ऐसे ही लवांगजी के लिए भी उन लोगों ने एक इंसान को चूज़ किया होता है कि आगे चल के वो लोग जो उनके कॉम्पिटिटर हैं उन्हीं की बेटी से शादी कराकर उनके बिज़नेस को अपने बिज़नेस के साथ मर्ज कर लेंगे। और लवांगजी को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि बिज़नेस फैमिलीज़ में जो रिश्ते होते हैं वो कभी भी इमोशंस पे नहीं टिके होते। वो सारे रिश्ते जो होते हैं ना वो पैसे पे टिके होते हैं। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं था, किसका पार्टनर कहाँ है, किसके बिस्तर में है, किसके साथ सो रहा है, ये मतलब ही नहीं है। उन्हें पैसा कमाना और पावर, यही चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती थी। यहाँ मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही या किसी चीज़ के खिलाफ़ नहीं बोल रही हूँ। मैं यहाँ पर एक फ़ैन फिक्शन सुना रही हूँ, जो कि एक फ़ैन फिक्शन है, तो इसे फ़ैन फिक्शन की तरह सुनिएगा गाइस। लवांगजी जिसकी शादी एक बिज़नेस टाइकून की बेटी से तय कर दी जाती है। पहली बार मिलने पे वो लड़की बहुत ही एरोगेंट थी, लवांगजी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। लेकिन लवांगजी कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि वो जानता था बिज़नेस के लिए शादी करना मतलब अपने बिज़नेस को बढ़ाना। और उसके पेरेंट्स जिस बिज़नेस को रन कर रहे हैं वो $1 बिलियन का है, और उस $1 बिलियन में अगर कुछ और $1 बिलियन मिल जाएँ तो ऑब्वियस सी बात है वो कंट्री के नंबर 1 कहला सकते हैं, वो सबसे अमीर लोगों में आ जाएंगे। वो बिजनेसमैन थे और ऑब्वियस सी बात है उसी तरह का उनका माइंडसेट बन चुका था। वो अपनी हर चीज़ को एक प्रोडक्ट की तरह देखने लगे थे। यहाँ तक कि लैंस अपने बच्चों को भी एक प्रोडक्ट की तरह देख रहे थे, जिनकी शादी सेलिंग और परचेजिंग पर्पस से होने लगी थी। वो अपने बेटे को सेल करके बहुत अच्छा अमाउंट खरीद सकते थे। उसके बेटे की एक तरह से लोगों के सामने वैल्यू भी बढ़ गई थी। और वांगजी जो है वो एक बार ऐसी ही पार्टी को अटेंड करने जाता है, जो कि बिज़नेस पर्पस के लिए थी। और ऐसा नहीं था खाली बिज़नेस पर्पस के लिए होती थी, वहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटी और बहुत सारी चीज़ें चलती थी, जो कि लवांगजी का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि उसके साथ के जो लोग थे वो इन चीज़ों को काफ़ी इन्जॉय करते थे, और जब उन्हें कोई काम निकलवाना होता था तो वो अच्छी अच्छी मॉडल्स, अच्छी अच्छी एक्ट्रेस और अच्छी अच्छी लड़कियाँ सप्लाई कर दिया करते थे अपने बिज़नेस के राइवल्स को, ताकि उनका कॉन्ट्रैक्ट जल्दी से पास ऑन हो जाए। लवांगजी जो है वो उस पार्टी को अटेंड करता है जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए, और उससे वापस घर की तरफ आ रहा होता है। लवांगजी जो है वो अपने ड्राइवर से कहता है कि तुम सीधा घर की तरफ ले लो, और वो लोग एक टनल से होकर जा रहे होते हैं। जिस टनल से वो होकर जा रहे थे वहाँ पर कुछ हैवी लोड वाली गाड़ियाँ चल रही थी। हैवी लोड वाली गाड़ियाँ एकदम से उसका जो ड्राइवर था उसकी ब्रेक काम नहीं करती, और उसकी गाड़ी जो है वो लवांगजी की गाड़ी के साथ पता नहीं कैसे बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। वो पूरी गाड़ी लवांगजी की गाड़ी के ऊपर आ गई थी और उसे स्मैश कर चुकी थी और तोड़ चुकी थी। लवांगजी अंदर ही अंदर पड़ा होता है। इतने भयंकर एक्सीडेंट में लवांगजी की जान तो बच जाती है, बट उसका लोअर हाफ बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होता। उसकी लोअर बॉडी जो थी वो बिल्कुल भी कोई सेंसेशन फील नहीं करती, और यहाँ पर लवांगजी का जो ड्राइवर था वो उस हादसे में मारा जाता है। लवांगजी बच तो जाता है, वो उसकी किस्मत थी, लेकिन उसकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो काफ़ी देर हो गई थी, और मीडिया ने ये सारी चीज़ों को कैप्चर करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर लवांगजी जब हॉस्पिटल में
अपनी ज़िंदगी और मौत की चीज़ें लड़ रहा था, तब भी उसके पेरेंट्स बिजनेस मीटिंग में बैठे होते हैं। लवांगची की न्यूज़ सुनने के बाद वो लोग थोड़े डरते हैं और लवांगची को देखने आते हैं। लवांगची का भाई भी उन्हें देखने आता है, लेकिन लवांगची 3 से 4 दिन आईसीयू में रहता है। डॉक्टर्स उसके पेरेंट्स को बता चुके थे कि लवांगची का लोअर हाफ जो है वो बड़ी मुश्किल से वो लवांगची की लाइफ को बचा पाए हैं और उसकी लोअर बॉडी अब किसी काम की नहीं रही है, उसमें कोई सेंसेशन नहीं होगी। और उन्होंने ये भी बताया था कि बहुत कम चांसेस है कि लवांगची कभी अपने पैरों पे भी खड़ा हो पाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। उसकी बहुत सारी नर्व्स जो थी वो की ब्लॉक्ड हो चुकी थी और कुछ नर्व्स तो अपनी जगह से हिल चुकी थी। अगर वो बहुत सारे ऑपरेशन लवांगची के ऊपर कर देते हैं तो लवांगची का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। इतने सारे ऑपरेशन उसकी बॉडी सह नहीं पाएगी और हो सकता है उसकी बॉडी में बुरी तरह से लकवा भी मार जाए और उसकी जान भी चली जाए। इसके तहत उसके पेरेंट्स जो हैं वो कुछ टाइम लेने की कोशिश करते हैं कि हम पहले लवांगची की इस बॉडी को हील होने देते हैं, उसके बाद उसके बाकी की ब्लॉक हुई हुई नर्व्स या फिर हिली हुई नर्व्स के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर वो लोग लवांगची को विजिट करते हैं। जब 3 दिन बाद लवांगची होश में आता है, लवांगची अपनी लोअर बॉडी को हिलाने की कोशिश करता है, बट उसे कुछ फील नहीं होता। वो एकदम से पैनिक हो जाता है और वो डॉक्टर को बुलाता है और वो डॉक्टर के सामने चिल्लाकर बोलता है कि मुझे क्या हुआ है, कि ये मेरे पैर हिल क्यों नहीं रहे, मैं खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा, मुझे बताओ। डॉक्टर उसे काम डाउन करने के लिए इंजेक्शन दे देता है, क्योंकि जो वांगजी था वो बहुत ज़्यादा पेन में था और उसे समझ नहीं आ रहा था, वो पैनिक हो रहा था। और डॉक्टर डर गए थे कि अगर लवांगची को इस वक्त एनेस्थीसिया नहीं दिया गया तो हो सकता है वो अपना कंपोजर खो दे और पैनिक अटैक आने की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि इंसान जो है वो उसका दिल जो है बहुत ज़ोरों से धड़कने लग जाता है। वो लोग वांगची को काम डाउन करते हैं। थोड़े टाइम के लिए उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया जाता है। लवांगची अपने ही सपनों में बेहोश था, उसे कुछ नहीं पता था उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। उसे ऐसे सपने आते थे जैसे लोग उसकी इस लाचारी पे हंसेंगे। और जब वो नींद से उठता है वो डॉक्टर से पूछता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि एक्सीडेंट में उसका जो ड्राइवर था वो मारा गया और उसकी लोअर हाफ जो बॉडी है वो इस तरह से डैमेज हुई है कि वो शायद ही कभी चल पाएगा अपने पैरों पे। ये सुनने के बाद लवांगची डर जाता है। वो अपने मॉम डैड को बुलाता है। उसके मॉम डैड भी अब कुछ नहीं कर सकते थे। वो लवांगची को कहते हैं तुम 1 साल तक बेड रेस्ट पे रहो, उसके बाद हम दूसरा ऑपरेशन की सोचेंगे। लवांगची जिद करने लगता है नहीं, मुझे दोबारा ऑपरेशन चाहिए, मुझे अभी के अभी चाहिए, मैं ऐसे नहीं जी सकता। तो उसके पेरेंट्स उसके पापा उसे वहीं के वहीं डांट देते हैं और कहते हैं क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हें पता है तुम्हारा कितना हैवी ब्लड लॉस हुआ है? अगर तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें यहीं पे पड़ा छोड़ जाएंगे हम, समझे? तुम दोबारा से हमारा सर मत खाओ। ऑलरेडी 4-5 दिन से हम लोग कितनी टेंशन में हैं तुम्हें पता है, और तुम उठते ही इतनी ज़िद कर रहे हो। लवांगची, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो याद रखना मैं तुम्हें यहीं बेड पे ऐसा का ऐसा छोड़ जाऊंगा। लवांगची के पेरेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा लवांगची की कंडीशन से भी इरिटेट हो चुके थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये 4 दिन में उनकी कितनी ज़्यादा बिजनेस बड़ी डीलिंग थी जो कि लवांगची के करते कैंसिल भी हो रही थी और बहुत सारा उनके बिज़नेस में नुकसान भी हो रहा था। और एक बिज़नेस माइंडेड पर्सन को इमोशन से ज़्यादा बिज़नेस पे ज़्यादा ध्यान होता है, क्योंकि उसके साथ उसके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो जुड़े होते हैं और उन एम्प्लॉयज़ कंट्री के जीडीपी में भी बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। तो यहाँ पर उन्हें ये चीज़ भी चिंता सता रही थी और अपने बेटे की भी। और वो लवांगची से सीधा सीधा कह देते हैं कि 1 साल तक तुम्हारा कोई ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर ने सीधा कहा है इससे तुम्हारी जान जा सकती है। तो तुम मरना चाहते हो या फिर तुम थोड़ा इंतज़ार करना चाहते हो? लवांगची थोड़ा शांत होता है। उसे लगता है कि शायद अगर डॉक्टर ने 1 साल का टाइम मांगा है तो डॉक्टर को 1 साल का टाइम देना चाहिए, लेकिन उसे अपने पैरों को देख देख के बहुत रोना आता था। पहले दिन उसे उसके ब्रदर, भैया और माता पिता, अंकल, सब नए नए दोस्त, उसकी फियांसे, उसके पेरेंट्स सब विज़िट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कोई भी आना नहीं चाहता था। उसके पेरेंट्स भी बहुत बिजी रहते थे। उसके पेरेंट्स ने जब बचपन से लेकर बड़े होने तक उस पर ध्यान नहीं दिया, तो अब ऐसी स्टेज पे उस पर क्या ही ध्यान जाता। अब वो उनके लिए एक एसेट नहीं, लाइबिलिटी बन चुका था। वो उन लोगों के लिए अब एक बोझ था। और यहाँ पर लवांगची को ये चीज़ समझ आने लगी थी। उसकी फियांसे जो कि एक बिजनेस प्रपोजल था उसकी शादी का, वो लोग भी धीरे धीरे जब वांगची की इस बीमारी को 2 से 3 महीने होने लगते हैं, उनसे हाथ छटाने लगते हैं और वो इस शादी की एंगेजमेंट को तोड़ देते हैं। और वो ये कहते हैं कि हम अभी अपनी बेटी का करियर बनाना चाहते हैं और हम अपनी बेटी की शादी इतनी जल्दी नहीं करना चाहते। ये बोलकर वो लवांगची से पल्ला झाड़ लेते हैं। 3 महीने बाद लवांगची, जो कि बेड रेस्ट पे ही था, उसकी बॉडी में कोई सेंसेशन नहीं थी,
कुछ भी फीलिंग नहीं होती थी। और वहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स थे वो बस पैसा बनाना जानते थे। जितने भी नर्सेज वहाँ काम करती थी वो सिर्फ पेशेंट को देखती थी, अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करती थी और वहाँ से चली जाती थी। कोई भी उससे बात करने का नहीं होता था। वो पूरा दिन बोर होता था। वो अपना फ़ोन भी चलाए तो किससे बात करे, कोई था ही नहीं। क्योंकि लवांगजी का कभी उसके पेरेंट्स की वजह से दोस्त बना नहीं। उसकी ज़िंदगी ऐसी थी जहाँ पर 4 लोग शराब पीने तो आ सकते थे, लेकिन तन्हाई में उसके साथ वक्त गुजारने के लिए कोई भी नहीं था। और यहाँ पर लवांगजी को एक चीज़ समझ में आती है कि ज़िंदगी में दोस्तों का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक ऐसे इंसान का होना जो आपके दुख दर्द में आपकी बात सुने, आपके पास रहे और आपको समझे। यहाँ उसके पास कोई भी नहीं था। उसने एक चीज़ सीखी कि ज़िंदगी में मैं पूरे टाइम पैसा कमाने के पीछे, अपने बिजनेस के पीछे भागता रहा और लाइफ में मेरे पास आज पैसा है लेकिन मेरी टांगें नहीं चल सकती, तो मेरे पास कोई बैठने नहीं आया। I mean, जब एक इंसान पे मजबूरी आती है तो अक्सर लोग, वक्त और हालात बदल जाते हैं। उसे लोग बाग विज़िट तो करने आते थे, यहाँ तक कि उसके ब्रदर और मदर फादर भी, लेकिन वो उसे ऐसे विज़िट करने आते थे जैसे हम किसी दूर के रिश्तेदार को विज़िट करने जा रहे हों। वहाँ पर उनके कंसर्न में उसे अपनापन पता नहीं क्यों नज़र नहीं आता था। लेकिन जब भी वो किसी गरीब को हॉस्पिटल में आते देखता था, उसके माँ बाप को रोते देखता था, तो उसे ऐसा लगता था कि शायद ये फैमिली होती है, ये लोग तो कितना बिलक बिलक के रो रहे हैं। और उसके पेरेंट्स तो सिर्फ उसे एक बार चेकआउट करने के लिए आते थे, जैसे कि कोई मिनिस्टर एक बार किसी हॉस्पिटल का राउंड लेने आया हो। बिल्कुल ऐसी ही उसे फीलिंग आती थी। और लिटरली उसका दिल इतना रोता था ना अंदर ही अंदर। अब उसे समझने लगा था कि लाइफ में उसने हमेशा पैसा कमाया, पैसा कमाने में उसका इतना फोकस रहा, लेकिन लाइफ में उसे एकदम से वो पल याद आता है जब वी विजन 10th से गायब हो गया था। जो इंसान हमेशा स्माइल करता था, लोग बाग उसे कितना चिढ़ाते थे, गरीब कहते थे, उसे फटीचर कहते थे, लेकिन वो लड़का स्माइल रखता था। और तब उसे याद आता है कि उस लड़के ने अपना करियर सेक्रीफाइस किया था अपने माँ बाप के लिए। और आज उसके यहाँ लवांगजी के माँ बाप उसे देखने तक नहीं आते हैं। एक विजिट होता है 10 से 15 दिन में उनका, या महीने महीने कभी कभी। और लवांगजी को सच में उसे लगता है कि वो लड़का अपने माँ बाप के लिए अपना करियर सेक्रीफाइस कर सकता था, और यहाँ उसके माँ बाप कुछ बिलियन डॉलर सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। लवांगजी को सच में पता नहीं क्यों उस लड़के की याद आने लगी। उसे लगने लगा शायद उस लड़के ने गलत डिसीजन नहीं लिया था। पहले लवांगजी को लगता था वो लड़का कितना बेवकूफ़ है जिसने अपना करियर ख़राब कर दिया। आज जब लवांगजी पे मुसीबत आई तो लवांगजी को लगने लगा नहीं, उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। काश वो मेरा दोस्त होता, काश मैं उससे पूछ पाता क्या उसके माँ बाप ठीक हैं, क्या उसने जो सेक्रीफाइस किया उसका रिज़ल्ट उसे फ्रूटफुल मिला, यानी कि उसका रिज़ल्ट उसे अच्छा दिया भगवान ने। उसे समझ नहीं आता था। उसका बार बार दिल करता था और वो अपने फ़ोन में वी विजन को हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है। वो वी विजन की प्रोफाइल भी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता, कोई साइन नहीं मिलता। उसे याद आता है कि उसका अमीर एक जियांग फ्रेंड हुआ करता था। वो सोचता है कि वो जंगचा से कांटेक्ट करे, फिर उसे याद आता है कि जंगचा उसके राइवल कंपनीज में से एक है। और जंगचा उसके साथ तो रहता था, लेकिन 11th-12th में जब वी विजन नहीं आया तो जंगचा ने भी किसी को कुछ नहीं बताया। इस वक्त जंगचा कहाँ है और जंगचा से इतनी कोई लवांगजी की अच्छी बातचीत भी नहीं है। तो अचानक से आज वो वी विजन के बारे में उससे पूछेगा तो बड़ा ही ऑड लगेगा। लवांगजी थोड़ी देर सोचता है कि मुझे ये पूछना चाहिए या नहीं। फिर वो सोचता है नहीं, वी विजन अपनी लाइफ में बिजी है, और अगर आज मैं ऐसे टाइम में उसे याद करूँगा तो वो मन में सोचेगा कि मैं कितना सेल्फिश इंसान हूँ। और यहाँ पर लवांगजी जो है वो खिड़की की तरफ देखने और बाहर देखने की कोशिश करता है। उसके बेड को नर्स थोड़ा सा उठा गई थी। वो बाहर देखता है और मन में सोचता है कि जब भी मैं अपनी खिड़की पे बैठता था मुझे कोई नॉर्मल सी फील ही आती थी। मैं कभी नहीं जान पाता था कि गरीब लोग जब खिड़की से बाहर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखते हैं तो उन्हें कैसी फील आती है, वो वाओ क्यों कहते हैं। मेरे लिए सब नॉर्मल था, लेकिन आज मैं अपने कदमों पे चल के इस खिड़की के पार भी नहीं देख सकता। सच में मेरा बहुत मन करता है कि मैं चलूँ, इधर उधर घूम सकूँ। पहले मेरे लिए चीज़ें मायने नहीं रखती थी, पर आज मैं सिर्फ एक कदम चलना चाहता हूँ। प्लीज़ भगवान कोई और होता, वरना मेरा यहाँ दम घुटता है। मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता जीने का। मैं चाहता हूँ काश आपने मुझे उस दिन उठा लिया होता जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। उस गरीब ड्राइवर की जगह मैं मर गया होता। सच में
यहाँ पर उसे बहुत ही कैद जैसा फील हो रहा था। यहाँ पर वांग जी अपने ब्रदर को कहता है कि जिस ड्राइवर की मौत हो गई थी उसके साथ, उसके घर वालों को कंपनसेट किया जाए, उसके घर वालों को पैसे दिए जाएं। और लवांग जी सच में चाहता था कि वो एक बार उन लोगों को जाके विज़िट करे, लेकिन वो चल नहीं सकता था। उसे अब साल भर यहीं रहना होगा। उसे बहुत गुस्सा आता था। वो अपने घर जाना चाहता था, लेकिन घर में कौन उसकी देखरेख करेगा, और घर में वो सारी फैसिलिटीज़ उसे कौन देगा जो यहाँ पर हॉस्पिटल में मिल सकती है। और उसका पेरेंट्स अंधाधुंध पैसा फेंक सकते हैं, तो उसने उसे हॉस्पिटल में सड़ने के लिए छोड़ रखा है। यहाँ पर लवांग जी को बहुत गुस्सा आता था। उसे बहुत ज़्यादा कभी कभी गुस्सा आता था, और वो सारा गुस्सा कभी कभी उसे अटेंड करने वाले नर्सेस पे निकाल दिया करता था। और नर्सेस भी उसके चिड़चिड़े नेचर को देखने के बाद उसके पास कोई भी ज़्यादा देर रुकता नहीं था। लवांग जी को बहुत गुस्सा आता था, और यहाँ पर वो हर दिन खुद को कर्स करता था। वो सोचता था कि काश वो उस दिन उस पार्टी में रुक जाता या जाता ही नहीं। वो बहुत सारी नेगेटिव थॉट मन में रखता है, लेकिन तभी एक उससे डर कर बहुत सारे जो नर्सेस थे उन्होंने सीधा बोल दिया था डीन को कि वो लवांगची को अटेंड नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर एक न्यू कमर आता है और वो कहता है कि जिसको भी वो लोग अटेंड करने से डर रहे हैं, उस न्यू कमर को, उस इंसान को अटेंड करने के लिए कहा जाता है। वो न्यू कमर एक प्यारी सी चार्मिंग सी स्माइल अपने चेहरे पे रखने के बाद वो लवांग जी के रूम में घुसता है। लवांग जी अभी भी चिल्ला रहा था कि मैंने कहा है ना चले जाओ यहाँ से, क्या करने आए हो तुम। तो वो स्माइल करते हुए कहता है, अरे लंजा तुम यहाँ। लवांग जी उसकी तरफ देखता है और वो देखता है कि यहाँ पर वही प्यारी सी सपनों भरी आंखें हैं, और यहाँ पर उस इंसान के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल है जैसे कि 10th क्लास में हुआ करती थी। और वो कहता है, वीन तुम। और यहाँ पे गाइस मेरा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और डोंट वरी हैप्पी एंडिंग होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप इसकी चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी स्टोरीज़ में हैप्पी एंडिंग दिखा सकती हूँ। रियल लाइफ में मुझे नहीं पता हैप्पी एंडिंग होती है नहीं होती, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो भगवान चाहे